हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 15 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो एग्जाम्स हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, उनमें वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं यहाँ पर कि जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको सब कुछ सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगा, चाहे वो डेली हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आपके लिए रखा हुआ है कि जो मुर्रे नदी है वो मुख्य रूप से किस देश में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मुर्रे रिवर प्राइमली फ्लोज थ्रू विच कंट्री, ये आपको यहाँ पर बताना है। विच हर्बिसाइड हैज़ रिसेंटली बीन इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर अ नेशन वाइड बैन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी क्या हुआ है कि सरकार द्वारा हाल ही में किस हर्बिसाइड, इस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की जो अधिसूचना है ये यहाँ पर जारी की गई है। देखो हुआ कुछ ये था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, तो उन्होंने जो पैराक्वाइट डाइक्लोराइड है इस चीज़ को अभी रोक लगा दी है इस दवाई के ऊपर। और अभी एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें पैराक्वाइट डाइक्लोराइड जो है अब ये पूरी तरीके से नहीं आगे सेल होगा। होता क्या है कि ये एक तरीके की हार्बिसाइड है। हार्बिसाइड का मतलब होता है एक खरपतवार नाशक दवा जिसका इस्तेमाल जो है खेतों में घास फूस साफ करने के लिए किया जाता है। जो एक्स्ट्रा घास फूस आ जाती है फसलों के अलावा, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है ये हार्बिसाइड डाला जाता है। और अब जो है अभी सरकार ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगाने का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है ये यहाँ पर जारी किया है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो कंप्लीट बैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है वो किस हार्बिसाइड के ऊपर लगाया गया है। तो ये है यूज़ ऑफ द पैराक्वाट डाइक्लोराइड। तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड के ऊपर इन्होंने एक ऐसा जो है एक नेशन वाइड एक नोटिफिकेशन जारी किया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, और इससे इन्होंने बैन लगाया। सरकार का ये कहना है कि जो लोग हैं इनकी सेहत जो है ज़्यादा अच्छी रहे, इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया है। तो अब ना तो ये दवा बनेगी, मतलब कंप्लीट बैन है मैन्युफैक्चरिंग पर भी, इंपोर्ट, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सभी के ऊपर। अब ना तो ये किसी तरीके से दवाई बनेगी और ना इसका इंपोर्ट होगा और ना ही इसे बेचा या फिर खरीदा जाएगा। अब गवर्नमेंट फटाफट ऐसे नोटिफिकेशंस कैसे ले आती है, क्योंकि एक हमारे पास में जो एक्ट है उसका नाम है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो इस एक्ट का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। सरकार ने लोगों से कहा कि अगर किसी को इस फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो वो अपनी बात जो है वो हमारे पास तक कह सकते हैं। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दवा है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसलिए इसके निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने की पूरी तरीके से इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू किया है। अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लोगों से जो सुझाव हैं वो यहाँ पर रिकमेंडेशन, कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर मानी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी दवाई पर प्रतिबंध लगा है, तो ये पैराक्वाट डाइक्लोराइड, ठीक है। ये किस प्रकार की दवाई, ये नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड है और जो कानून है वो है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1960। इसके तहत यहाँ पर इस पर बैन लगाया गया है और बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ही यहाँ पर इसको हाई टॉक्सिसिटी में रखा है और इस पर जो है बैन यहाँ पर लगाया है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Where will India's first government-driven artificial intelligence AI university be established? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कहाँ पर भारत की पहली जो गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश जो है वो आपकी होने वाली है, ठीक है। तो अभी आपको बताना होगा कि जो यूनिवर्सिटी है ये पहले हो कहाँ पर रही, तो ये कर्नाटका में है। और अभी कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, तो इनका नाम है DK शिव कुमार। इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है कि भारत का पहला सरकारी जो AI यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जो है एक बड़े लेवल पर हम कर्नाटक में लाने वाले हैं और कर्नाटक को पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनाएंगे। तो ये एक AI हब बनाने के लिए जो है इन्होंने ये राज्य सरकार ने ये प्लेस चूज़ किया है जहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स और रिसर्च हैं इनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो बेंगलुरु में अभी एक गूगल IO कनेक्ट इंडिया 2026 का जो एक प्रोग्राम है वो हुआ था, तो उसके दौरान जो है ये चीज़ यहाँ पर
थी। तो गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो एकेडमिक्स है और बड़ी कंपनियां हैं इनसे यहाँ पर इन्होंने सजेशन मांगा है। और इसके अलावा जो है राज्य सरकार ने जो सरकारी कॉलेज हैं इसमें 50 नई जो AI लैब्स हैं इनको खोलने का भी फैसला किया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर AI, ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब की बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो अभी हुआ क्या है कि डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसको अभी जारी किया गया है। ये एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 ये कौन से मिनिस्ट्री ने जारी की है? तो ये है MEITY। तो अभी हुआ क्या है कि जो MEITY है तो इन्होंने भारत के जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है इसके लिए इन्होंने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 जो है ये जारी कर दी है। अब होगा क्या कि जो ये रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट की जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CRT इन है और CSRI फिन है, तो इन्होंने मिलकर जो है इसको बेसिकली प्रिपेयर किया है। और ये रिपोर्ट अब ये बताती है कि कोई भी साइबर अपराधी सिर्फ डेटा चोरी नहीं करते बल्कि वे AI का इस्तेमाल करके हमारी पहचान चुराने और जो ट्रांजैक्शन है इसमें गड़बड़ी करने के लिए लगे हुए हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो भी साइबर अटैकर्स होते हैं इनके निशाने पर बैंक की जो सप्लाई चेन और जो कस्टमर्स होते हैं इनका भी काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है वो इनके पास में रहता है, जो एक बड़ा डिजिटल दुनिया के लिए खतरा है। तो इसके लिए इन्होंने जो है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो एक इनका रिपोर्ट है तो इसको इन्होंने AI जो बेस्ड एक सिक्योरिटी है तो इसको अपनाने की सलाह यहाँ पर दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हमें अपने डिजिटल मनी जो है इसको अगर सेफ रखना है तो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके साथ मिलकर यहाँ पर काम करना होगा। तो अभी जो भारत सरकार है तो इन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को पूरी तरीके से साइबर खतरों से बचाने के लिए जो है ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। और अब ये बताएगी कि कैसे बहुत ज़्यादा जो साइबर अटैकर्स हैं वो चालाक हो गए हैं, AI बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या है कि अपनी जो डिजिटल सिक्योरिटी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करना है ताकि कभी कोई किसी के साथ उसका बायोमेट्रिक या फिर उसके बिहाफ पर QR कोड या फिर और चीज़ों के थ्रू जो है पैसे यहाँ पर ना निकाल पाएँ। तो ये रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26, ये इसका सेकेंड एडिशन है। विच इंडिजीनियस प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन ड्रोन्स अंडर NIDR 2.0? क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में आपने देखा कि जो MEITY मिनिस्ट्री ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो इन्होंने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के साथ मिलकर जो है NIDR 2.0 लॉन्च किया। और ये बेसिकली किस स्वदेशी प्रोसेसर का उपयोग करने को यहाँ पर कहा गया है? तो ये है बेगा, BEGA। ठीक है, थोड़ा सा इस न्यूज़ को और डीप में देख लेते हैं। अभी बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि जो NIDR 2.0 है ये DFI के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है तो इसको बोलते हैं ड्रोन फेडरेशन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है NIDR 2.0, NIDR को बोलते हैं नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर द ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च 2026-27। ये बेसिकली एक तरीके की जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो स्वान पहल के तहत इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये जो है स्वान इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है ये किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ड्रोन और उससे जुड़ी जो है कई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको भारत में बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाना, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनको ऐसे ड्रोन बनाने का एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करके दिया गया है जो बिना इंसानी मदद के अपने आप ऑटोनोमस उड़ सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको इसमें भारत के जो है अपने खुद का जो बेगा प्रोसेसर है उसको इस्तेमाल करके जो है फ़्लाइट कंट्रोलर इनको यहाँ पर बनाना है। तो ये जो इंडिजिनस फ़्लाइट कंट्रोलर होगा ये पावर्ड बाय द बेगा प्रोसेसर होगा, और ये जो प्रोसेसर है वो भारत का जो डिजिटल इंडिया जिसको बोलते हैं RISC-V इस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है जो कि आत्मनिर्भर की ओर एक कदम है। और यहाँ पर जो जीतने वाले स्टूडेंट होगा इनको जो प्राइस पूल है वो 65 लाख रुपीस का यहाँ पर रखा गया है। तो स्टार्टअप शुरू करने का एक बड़ा मौका है और लोग जो है अपना एक जो सपना है उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
हु वॉन द विंबलडन 2026 मैन सिंगल टाइटल। एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जानिक सिनर, तो जॉनिक सिनर ने विंबलडन का जो मैन सिंगल्स का जो खिताब है ये दूसरी बार जीत लिया है। फाइनल मैच में इन्होंने जो जर्मनी है इसके अलेक्जेंडर ज्वेरेव इनको हराकर जो है वो अपने नाम पर इन्होंने ट्रॉफी की है। तो किसको हराया, कौन जीते, कौन सी कंट्री से, यही दो तीन चीज़ें आती हैं कि ये जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो अभी हाल ही में 2026 के फाइनल में जेनिक सिनर से हार गए, तो ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये जर्मनी के हैं। तो आपको इसमें हर एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और जो मैच था वो बहुत कांटे का था और आपने देखा होगा कि इसमें जो सिनर है इन्होंने पहला सेट हार गए थे, उसके बाद इन्होंने बढ़िया वापसी की और जो है सेकेंड कंसेक्यूटिव जो विंबलडन टाइटल है और इनका जो है ये 5वां ग्रैंड स्लैम जो टाइटल है वो यहाँ पर इन्होंने जीता। और इसी के साथ जो है सिनर अब दुनिया के नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। सिनर ओपन एरा के 10 में ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने विंबलडन की ट्रॉफी को सफलतापूर्वक यहाँ पर डिफेंड किया हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। Which Indian players were inducted into the ICC Hall of Fame in July 2026? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अभी जो जुलाई 2026 में किन भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो अभी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और जो अंजुम चोपड़ा हैं इनको अभी जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो इसमें यहाँ पर जगह मिली है। इसके साथ में जो पूर्व कप्तान हैं केविन पीटरसन, तो केविन पीटरसन को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन भारत की ओर से गांगुली और अंजुम चोपड़ा इन दो लोगों का नाम यहाँ पर रहेगा और केविन पीटरसन इनका नाम है। ठीक है, ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे और आपको पता होगा कि सौरभ गांगुली का अगर नाम लिया जाए तो ये एक अपने आप में बहुत हाई डिग्निटरी स्पोर्ट्स पर्सन रहे और इनकी जो एग्रेसिव जो कैप्टेंसी थी वो हमेशा जानी जाती है। बहुत ही शानदार इन्होंने बल्लेबाजी की थी और इन्होंने भारत को एक बेहतरीन टीम बनाया था। अगर इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो 7,212 रन इन्होंने टेस्ट में, 11,000 से ज़्यादा रन इन्होंने ओडीआई में अपने कैरियर में यहाँ पर बनाए थे। और जो अंजुम चोपड़ा हैं ये महिला क्रिकेटर हैं और एक भारत के लिए काफ़ी दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं और इन्होंने 1000 वनडे रन और 100 वनडे खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनने का जो गौरव है वो यहाँ पर हासिल किया था। और इनकी जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी बेहतर चीज़ें हुई। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के कैप्टन जो हैं केविन पीटरसन, तो ये पहले इंग्लैंड के लिए इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी और काफ़ी टाइम से इन्होंने रिटायरमेंट ले रखा है और इनका जो ऑलराउंड प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़िया रहता था। तो इन तीनों खिलाड़ियों के जुड़ने के साथ में अब जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में टोटल 125 सदस्य यहाँ पर हो चुके हैं। और ये कहाँ पर है, ये हॉल ऑफ फेम है स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में। तो नए मेंबर्स जो हैं वो 3 यहाँ पर जुड़े हैं, सौरभ गांगुली इंडिया से, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन। ठीक है, इसका जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहता है, प्लेयर्स बिकम एलिजिबल फॉर द इंडक्शन 5 years आफ्टर देयर फाइनल इंटरनेशनल अपीयरेंस। ठीक है, तो उसके 5 साल बाद इनको नंबर यहाँ पर मिलता है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो सौरभ गांगुली जो है 10वें मेंस प्लेयर हैं और अंजुम चोपड़ा जो है वो 3rd इंडियन वुमेन है जो कि यहाँ पर जो है आई हुई हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए एक बड़े सम्मान की बात भी है और पूछा भी जा सकता है। हाउ मच सरप्लस लिक्विडिटी डिड द आरबीआई एब्जॉर्ब फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कितना जो सरप्लस लिक्विडिटी है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब की है। तो क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में बनेगा, तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर टिक मार्कर आना है 1.10 लाख करोड़। आप ऐसे देखें कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम से 1.10 लाख करोड़ की जो है सरप्लस लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं अतिरिक्त नकदी, इसको जो है इन्होंने वापस खींच लिया है। तो ये एब्जॉर्ब किया इस अमाउंट को, सरप्लस लिक्विडिटी को। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि बैंक के पास जो एक तरीके का एक्स्ट्रा मनी था, फालतू पैसा था, उसे आरबीआई ने अपने पास जमा कर लिया है ताकि बाजार में जो पैसा है इसका संतुलन यहाँ पर है। तो आरबीआई ने जो
SDF जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जो RBI ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसके जरिए 1.67 लाख करोड़ रुपए जमा किए, जिस पर बैंकों को जो है 5% का ब्याज यहाँ पर मिला है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि साथ ही ज़रूरत पड़ने पर RBI ने जो रेपो रेट है, जो रेपो ऑपरेशंस हैं, इसके जरिए बाज़ार में 40,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो इन्होंने रेपो ऑपरेशन से लिया, और जिसका रेट है वो 5.26% यहाँ पर है। और बाज़ार में जो ओवरनाइट मनी मार्केट है ये काफ़ी तेज़ी से हुए हैं, जिसमें रोज़मर्रा के पैसों की जो लेन देन होती है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं ओवरनाइट मार्केट, जो मनी मार्केट होता है। तो ये बहुत तेज़ी से हुए हैं, जो करीब 6.91 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब भी अगर आप बैंकिंग सिस्टम के पास देखेंगे तो 4.82 लाख करोड़ रुपए की जो है नकदी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि बैंकों के पास काम करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त पैसा है। और RBI क्या करता है कि पैसों की मात्रा को ठीक रखने के लिए लगातार काम करता रहता है, और बैंकों से कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस लेकर सिस्टम को जो है वो बैलेंस बनाता है, ताकि बाज़ार में किसी तरीके से पैसे की बहुत ज़्यादा कमी भी ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी ना हो, ठीक है। तो बैलेंस पूरा यहाँ पर बना रहे। Which Australian pension fund recently announced an investment of $500 million in India's NIIF? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ था आपने देखा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में डिकोड कर देता हूँ। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड ने भारत के NIIF में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का निवेश करने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है? आपको पता होगा कि मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जब यात्रा इनकी होती है तो इन्होंने काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ शेयर की, जिसमें इन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन सुपर है इन्होंने भारत में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर और निवेश करने का जो है वो यहाँ पर फैसला किया हुआ है। और ये जो है एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन सुपर के तहत हो रहा है बेसिकली, और ये जो सारा पैसा है वो भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होता है NIIF, तो इसमें जो है ये डाला बेसिकली जा रहा है। इसके लिए जो है लगाया जाएगा, जो भारत में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है। तो अब इस निवेश के साथ ऑस्ट्रेलियन सुपर का भारत में जो कुल निवेश है वो लगभग देखोगे ये 3.3 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर हो गया है। अभी जो ये अनाउंसमेंट हुआ ये मेलबर्न में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो CEO फोरम था उसके दौरान जो है ये किया गया, कहाँ पर? मेलबर्न में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े निवेशक हैं इन्होंने भारत में पैसा लगाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया और इनको आमंत्रित किया है। और ये जो निवेश है वो मुख्य रूप से भारत की जो क्लीन एनर्जी है और जो ज़रूरी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स और लंबे समय तक चलने वाले जो विकास के काम है उसमें जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होगा। तो इससे क्लीन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिलेगा। The apparel for the Indian contingent participating in the 2026 Commonwealth Games is made from which special material? क्वेश्चन कहा गया है कि साल 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत की टीम जो है वो जूट और जो बिस्कोज है इससे बड़े कपड़े पहनकर जो है वो मैच खेलेगी। तो ये अभी अनवेल इसको किया गया। तो ये जूट एंड बिस्कोज ब्लेंड बेसिकली कपड़े होंगे। ये पहली बार होगा जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जूट के कपड़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट एवर यूज़ ऑफ द जूट बेस्ड क्लॉथिंग है किसी भी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में। तो इन कपड़ों को जो है नेशनल जूट बोर्ड जो है, इससे हमारी जो जूट इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो इन कपड़ों को नेशनल जूट बोर्ड ने ग्लॉस्टर जूट मिल्स के साथ मिलकर तैयार किया है। और इनका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये NIFT ने बनाया हुआ है। ये हमारे यहाँ का एक फैशन टेक्नोलॉजी होता है, कॉलेज है, तो उसके द्वारा जो है इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से नेचर और मिट्टी में घुलने वाले, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो गेम्स कहाँ पर होंगे, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होंगे। और भारत का 124 मेंबर का जो दल है वो यहाँ पर जो है आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT बोलते हैं, तो इसने मिलकर इसको तैयार किया है। और भारत के गोल्डन फाइबर, जिसको जूट बोला जाता है, इसको ग्लोबल पहचान दिलाया जाएगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक बड़ा अच्छा कदम इन्होंने यहाँ पर उठाया है। Which former RBI governor has been appointed to the US Federal Reserve's new monetary policy task force? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व हैं
तो इसकी जो नई मॉनेटरी पॉलिसी जो टास्क फोर्सेस है इसमें शामिल किए गए पूर्व गवर्नर कौन है, तो ये है। तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, इनका नाम है केविन मार्श। तो इन्होंने जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और जो इनका वर्क कल्चर है इसको इन्होंने मॉडर्नाइज करने के लिए एक नई टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर बनाई है। और होगा क्या कि इस नई टास्क फोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें 3 भारतीय मूल के बहुत ही होनहार एक्सपर्ट हैं, इनको यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें जो है रघुराम राजन जी, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, इनको बैलेंस शीट पॉलिसी वाली जो टास्क फोर्स है इसका सह प्रमुख बनाया गया है। तो ऐसे यहाँ पर 5 नई टास्क फोर्स होंगी, जिसमें रघुराम राजन जी, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी ये पहले रह चुके हैं, और अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो और स्कूल ऑफ बिजनेस है तो इसमें ये प्रोफेसर भी है। इनका इन्होंने को लीड रखा है बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में। और जो राज चेट्टी हैं, ये एक रिनोड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट हैं, ये प्रोफेसर हैं, और इनको अपॉइंट किया है लिक्विडिटी डिपेंडेंस पैनल में। ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं राज चेट्टी, इनको लिक्विडिटी डिफेंस में जिम्मेदारी दी गई है। और तीसरा जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग यूनिट जिसको बोलते हैं एक्स बॉक्स के सीईओ, इनका नाम है आशा शर्मा, और इनको प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट, जाकि इसको कहते हैं हम उत्पादकता और रोजगार, तो ये जो टास्क फोर्स है उसमें इनको यहाँ पर लीड रोल दिया गया है। तो ये जो टीमें 2026 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देंगी ताकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के काम करने के तरीके को और भी बेहतर यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और टास्क फोर्स जो है ये बेसिकली एक तरीके से एक ऐसी एक यूनिट होती है जो एग्जामाइन करती है करंट अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड प्रपोज ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स के लिए जो है ये लगातार काम करेगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। लास्ट सेशंस में मैंने आपसे ये 5 क्वेश्चंस पूछे थे, इनके सही जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 5 क्वेश्चन आज आपके लिए यहाँ पर, तो आप इनका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारी डेली वीकली मंथली सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। और हमारा टोल फ्री नंबर है 8448169188, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी काफ़ी सारे अपडेट आते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइस वंस अगेन।